आप कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, भाई किस कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी है आप? मैं तो उससे मेरे को ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का सबसे ज़्यादा रोल है इन पॉलिटिक्स। तो जिस दिन वो शख्स चला गया, इनका जो पूरा का पूरा घर है वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह एकदम गिर जाएगा। इस कौम में नीचे जो चपरासी होता है, उधर से लेके सेक्रेटरी मिनिस्टर तक सब करप्ट है। आपको पता है 2024 का इलेक्शन कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। मुल्क के नाम में मुल्क को लूटा जा रहा है। इस जुडिशरी के नाम पे जुडिशरी को तबाह कर रहे हैं। इस अवाम के नाम पे अवाम को लूटा जा रहा है। मेरे ख्याल में हिस्ट्री में जितना बुरा भला लोग जस्टिस मुनीर को कहते हैं, हो सकता है उससे ज्यादा बुरा भला इसको कहें। कभी आपका मसला आ जाता है धुंधों का, कभी आपका मसला आ जाता है आरटीएस का, कभी आपका मसला आ जाता है आरओस का, कभी आपका मसला आ जाता है। मसला उसमें नहीं है, मसला आप में, फतूर आप में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नायरा सबा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और पीटीआई की सियासत के हवाले से इनकी राय जानेंगे। हुमायूं साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई आज भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहती है, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। रऊफ़ हसन साहब ने कल अपने बयान में कहा था। इसी तरह से शेर अफजल मरवत साहब ने चंद रोज़ कबल ये बात की थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात होंगे और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब का ये कहना है कि वो किसी के साथ बात नहीं करेंगे। तो क्या पीटीआई एक पेज पर है भी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब हमें मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की बातें पता चलती हैं तो उसमें एक इम्प्रेशन ये ज़रूर आता है कि हम एक पेज पे हैं या नहीं हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, लेट्स से मैं अभी आपसे बात करता हूँ और घंटे बाद मुझे कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन आ जाती है, फिर मैं दूसरी बात करता हूँ। या एक आदमी आता है 10 बजे मेरे पास, मैं उसको कहता हूँ यार मेरे पास 6 बजे का टाइम नहीं है। दूसरा आदमी 12 बजे मेरे पास आता है और वो जो 6 बजे का टाइम था जो मैंने पहले किसी के साथ कमिट किया था वो कैंसिल हो जाती है। मैं अगले को कह देता हूँ हाँ मैं 6 बजे कर लूँगा। सो उसमें दोनों की बातों में तज़ाद होगा, लेकिन टाइम की चेंज की वजह से, सिचुएशन की चेंज की वजह से वो हो जाएगा। जो मुझे पता है कि अगर आप कहते हैं कि जनरली अगर आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक आइडियल पॉलिटिक्स होती है और एक रियल पॉलिटिक्स है। आइडियल पॉलिटिक्स में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। रियल पॉलिटिक में ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का सबसे ज़्यादा रोल है इन पॉलिटिक्स, इन इन फ्रेमिंग, मेकिंग, ब्रेकिंग, शिफ्टिंग द बैलेंस ऑफ पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड सो ऑन। सो क्या उनके स्टेक्स इन्वॉल्व हैं? मेरे ख्याल में इस वक्त जिस लिहाज से हमारे इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, सबसे ज़्यादा स्टेक्स उनके हैं। तो क्या उनके साथ बात होनी चाहिए? मेरे ख्याल में उनके साथ बात ज़रूर होनी चाहिए। बात क्या होनी चाहिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात होनी चाहिए इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या बात होनी चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। बात ये होनी चाहिए कि देखिए हम पिछले 75 सालों से हमारे साथ के लोग कितने आगे निकल गए, इंडिया को देख ले। हमारे से बाद में जो लोग आए कितने आगे निकल गए, उसको देखना चाहिए। उसमें और हमारे में फ़र्क क्या है? अगर हम स्टेटिस्टिकली देखें, अगर हम साइंटिफिकली देखें, अगर हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन में देखें, वो दोनों ममालिक जिनकी मैं मिसाल दे रहा हूँ, इंडिया और बांग्लादेश की, वो दोनों के मोर और लेस कंडीशंस हमारी तरह की हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक हैं, जो सारा बैकग्राउंड है, सब कुछ एक जैसा है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम? वो क्यों आगे निकल गए, हम क्यों पीछे रह गए? तो उनमें सिर्फ एक चीज़ है, वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट के रोल नहीं है, यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का रोल है। तो मेरे लिहाज से वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो चल रही थी अंटिल रिसेंटली इन बांग्लादेश। और वो भी स्टेबिलिटी इसलिए ख़राब हुई है कि वहाँ पे नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा हो गया था। वहाँ पे जो ऑपोजिशन के साथ उन्होंने वही वाली बात है, फाशिस्ट रिजीम की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया, उनके लोगों को अंदर करना शुरू कर दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो उस बेसिस पे वहाँ पे आपने देखा कि क्या चीज़ हुई है। तो उस बात पे हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हुए कहना चाहिए कि देखिए हमारे पास एक मैनुअल है इस मुल्क को चलाने का, जिसको हम आइन कहते हैं, जिसको हम दस्तूर कहते हैं। उस दस्तूर में जिनका जो रोल है, अगर हम उस रोल के लिहाज से चलेंगे तो फिर ये मुल्क बेहतर तरीके से चलेगा। फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी है, उसके अंदर मैं हाई ऑक्टेन
पेट्रोल चलता है तो वो सही चलती है। अगर मैं उसके अंदर रेगुलर डालूँगा, सुप्रीम भी नहीं डालूँगा, रेगुलर डालूँगा, तो वो गाड़ी कितना अरसा चलेगी? वो गाड़ी जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। दैट्स व्हाट बेसिकली इज़। तो मैनुअल के लिहाज से जिस गाड़ी की जो उसके अंदर पेट्रोल जाना चाहिए उसको वही दिया जाए। हुकूमतों के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जो डीप स्टेट्स होते हैं, जो थर्ड फोर्सेस होती हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है सिवाय एज अ टूल ऑफ द एग्जेक्टिव। उससे ज़्यादा उनका रोल नहीं होना चाहिए। तो वो बात ज़रूर होनी चाहिए। आईनी तरमीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हुकूमत आईनी तरमीम बिल पास करवाने में कामयाब हो जाएगी और पीटीआई इसकी मुखालफत क्यों कर रही है? हम मुखालफत क्यों कर रहे हैं उसकी वजूहात ये हैं कि ये जिस लिहाज से आइनी तरामीम कर रहे हैं, इनकी नीयत ये है कि ये एक शख्स को जो कि उसके बगैर इनकी जो कुर्सी है वो स्टेबल नहीं रहती, उस शख्स को इन्होंने रखना है क्योंकि उसने इनकी वो जो रस्सियां रोक के रखी हैं। जिस दिन वो शख्स चला गया, इनका जो पूरा का पूरा घर है वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह एकदम गिर जाएगा। तो ये हर कोशिश करेंगे किसी तरीके से उस शख्स को मेंटेन कर लें, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली उसका कोई वो नहीं बनता। अब आप ये कर रहे हैं, बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप हराम चीज़ को हलाल चीज़ के अंदर लपेट के खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जो हम समझते ठीक नहीं है। अच्छा, फेयर एनफ। आप कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और उसको चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप उसका तरीका ही हो जाता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस लेकर आना चाहते हो आप वो टेबल पे रखो, उसके ऊपर 4 से 6 महीने साल डिस्कशंस हो। आप उसके देखें, एक लेट्स से मैं कोई एक शिक को चेंज करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ये याद रखें अवाम इज़ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर। जब हम कहते हैं ना कि जो पार्लिमान है वो सुप्रीम है, देखिए पार्लिमान सुप्रीम नहीं है, अवाम सुप्रीम है। अवाम पार्लिमान को इलेक्ट करती है, अगर अवाम वोट ना दे तो पार्लिमान किसी बंदे की हिम्मत नहीं है कि वो पार्लियामेंट में चला जाए। बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर मेरा एक बिज़नेस है, मैं एक आदमी को उस बिज़नेस के लिए मैं कह देता हूँ कि यार मैं तुम्हें एज़ अपना क्या कह सकते हैं फोकल पर्सन या स्पोक्स पर्सन रखता हूँ, आप जाके वो कर लो। वो जाके कहना शुरू कर दे कि जी ये कंपनी में मैं सुप्रीम हूँ, तो वो तो सुप्रीम ना हुआ ना, सुप्रीम तो कंपनी का मालिक हुआ। इस मुल्क का मालिक कौन है? इस मुल्क का मालिक अवाम है। इस मुल्क के मालिक ना तो जुडिशरी है, इस मुल्क की मालिक ना क्या कहते हैं पार्लियामान है, इस मुल्क की मालिक ना एग्जेक्टिव है, इस मुल्क की मालिक और ना ही एस्टैब्लिशमेंट है। ये सारे जो हैं एक स्पोक्स पर्सन है, एक उनके लीगल मैटर्स को एड्रेस करता है और तीसरा जो है ना वो उनके कोई ना कोई मसलों को देखता है और उसको एड्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हुआ है, यहाँ पे जो मालिक है उसको आपने घर से बाहर निकाला हुआ है या घर के एक कोने में। अक्सर हम सुनते हैं कि सिंध और पंजाब के जो रूरल एरियाज में वहाँ पे लोगों को जंजीरों से बांधा होता है, मालिक को बांधा होता है, भाई ने बड़े भाई को बांधा होता है, बाप को बांधा होता है। ये वो हिसाब किताब हो रहा है। ये हमारे उसी कल्चर के लिहाज से हम जा रहे हैं, हमने अवाम को बांध के रखा हुआ है। हम अपनी मर्जी को अवाम की मर्जी करके बता रहे हैं। हम अपनी बिजनेस को अवाम के बेनिफिट पे कहते कर रहे हैं कि ये चीज़ है। आप ये देख लें पाकिस्तान थ्रू आउट पीछे गया है। ये जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उनको, किसी भी पार्लियामेंटेरियन ए टू जी किसी को भी देख लें, जब वो आए थे और जब वो गए हैं, उनको उनकी वैल्यूज आप करके देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या। और उसको को रिलेट करें उनके टैक्स रिटर्न्स के साथ। एक जेन्युइनली एक आदमी है, वो अपना बिजनेस है, वो कमा रहा है, उस बिजनेस के लिहाज से वो ग्रो कर रहा है, फेयर एनफ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर एक बंदा है वो कमाते ही कुछ नहीं है और वो मालदार से मालदार होता जा रहा है, कैसे मालदार होता जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इस मुल्क के नाम में मुल्क को लूटा जा रहा है, इस जुडिशरी के नाम पे जुडिशरी को तबाह कर रहे हैं, इस अवाम के नाम पे अवाम को लूटा जा रहा है। आप सिंपल सी बात है, हम अवाम के लिए बिजली लेकर आ रहे हैं, इस बिजली से आपने अवाम को तबाह कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को सामने रख के फिर हमने देखना पड़ेगा कि क्या वाकई हमें इस वक्त इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ना करें, अगर है ज़रूर करें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का 1 साल, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर एक इंसान, मैं हूँ आप हो, वो कहते हैं याद माजी अजाब है यारब।
छीन ले मुझसे हाफजा मिला। अब मैं मिसाल देता हूँ, अगर मैं काजी फाइज ईसा की जगह होता और हुकूमत मेरे ऊपर एक रेफरेंस लाती कि मेरी बीवी जो है ना वो एक स्कूल टीचर है और उसने लंदन में प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं और उसका पैसा कहाँ से आया है, दो तरीके तीन तरीके, या वो कोई कमाता है, मेरी बीवी कमाती है और उसने वहाँ से लगाया है, या उसके वालिद साहब ने उसकी कोई जायदाद उसके नाम ट्रांसफ़र की है, वहाँ से कमाया है, और या मैं एज अ हस्बैंड, और मैं बड़ा अच्छा वेल रेप्यूटेड लॉयर भी था, मैंने अपना पैसा उसको दिया और उसने लगाया, कोई मसला नहीं। मैं सबके सामने कहता है ये उसके कागजात है, ये रिसोर्सेज है। उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये कि आप जिस मनसब पे बैठे हो उस मनसब का तकाजा ये है कि ये आपने कमीज किससे ली है। आपके तो इतना लंबा कद है, इस कपड़े से तो आपकी कमीज नहीं बनती, आपने कुर्ता कैसे पहना लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने मुझे अपना हिस्सा दिया, बात सेटल हो गई। आज हम उसकी मिसाल दे रहे हैं। काजी फाइज ईसा को यह करना चाहिए था कि ये मेरी बीवी की सोर्स ऑफ इनकम है, ये मैंने इसको पैसे ट्रांसफर किए, ये इसके वालिद साहब ने इसको पैसे ट्रांसफर किए, ये उसका सोर्स है, यहां चले गए। अब अगर मैं किसी टेक्निकलिटीज के पीछे छुपना शुरू कर देता हूं, वहां पे शक व शुबात जन्म लेते हैं। उस पोजीशन के साथ शक व शुबात होने नहीं चाहिए, प्रिंसिपल। अब उसके बाद उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं वो डिसीजंस बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने बल्ले का निशान ले लिया कि जी इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन 3 महीने तक उस डिसीजंस के ऊपर बैठा रहा, खामोश बैठा रहा। वो 3 महीने पहले कह देता, उसने इलेक्शन से 2 महीने क्या 20 दिन पहले कहा कि जी आप लोगों का इलेक्शन हम नहीं मानते। भैया आप 3 महीने पहले कह देते, हम 3 महीने पहले इलेक्शंस करा लेते, अब दूसरी बार कह देते, हम दूसरी तीसरी बार भी कर लेते। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो नीयत है उनको उन्होंने, हमारी नज़र में उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। हर एक बंदा हो सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप एक फैसला करते हैं और आप कहते हैं कि भाई तुमने मेरे डिसीजन का गलत इंटरप्रिटेशन किया है, तो फिर आप सपोर्ट करो उस डिसीजन को कि जिसमें, और कहो कि ये कलदम है वो डिसीजन जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के लोगों को इंडिपेंडेंट करार दिया था। ये तो उस डिसीजन की बेसिस पर है ना। आप उस डिसीजन को जाके जैसे बाकी 8 जजेस ने किए, आपको भी करना चाहिए था, आप क्यों नहीं कर रहे थे? तो उन्होंने अपने आप को इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया है कि उसकी रिपरकशंस, मेरे ख्याल में हिस्ट्री में जितना बुरा भला लोग जस्टिस मुनीर को कहते हैं, हो सकता है उससे ज्यादा बुरा भला इसको कहें, हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे डिसीजंस ऐसे कर लिए कि जो जस्टिस मुनीर के डिसीजन से ज़्यादा बुरे डिसीजंस हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह है, एक चोर होता है और वो किसी चोरी में पकड़ा जाता है, फिर आप मुझसे पूछते हैं कि आप उस चोर के किरदार के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। मतलब मैं क्या कहूँगा, आप मुझे बताओ कि एक चोर पकड़ा जाए चोरी में, आप उसको क्या कहोगे? शाबाश, वेल डन, बड़े अच्छे तरीके से चोरी की, किसी को पता ही नहीं चला। देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इलेक्शन कमीशन आज से नहीं, हमेशा से, ये इलेक्शन कमिश्नर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्शन कमीशन एज अ बॉडी की बात कर रहा हूं। अगर वो फर्ज करें, मैं इस तरह कहता हूं, अगर 2018 का इलेक्शन गलत हुआ था, अगर आरटीएस बैठा था, अगर उससे पहले आरओ के इलेक्शंस हुए थे, अगर उससे पहले कोई इलेक्शंस हुए थे, तो ये सारे इलेक्शन मैनेज कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। सो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इलेक्शन कमीशन के अंदर बेसिक फ्लॉज हैं, उन बेसिक फ्लॉज को हमने ठीक करना है।
उस फ्लॉज के पीछे जो मुहर्रकात हैं हमने उनको भी ठीक करना है। अगर एक गाड़ी है और वो कभी इधर एक्सीडेंट मार रही है, कभी उधर एक्सीडेंट मार रही है, क्या आप उस गाड़ी को बुरा भला कहोगे या उस ड्राइवर को बुरा करोगे जो उसके अंदर बैठ के, हो सकता है वो सरूर में हो, कभी इधर जा रहा है कभी उधर, आपने उसको पकड़ के वो करना है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लोग आते हैं उनका है। मैं मिसाल देता हूँ, मैं चेयरमैन पार्लियामेंट्री अफेयर्स हूँ और मेरे अंदर इलेक्शन कमीशन आता है। इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज्ड कि भाई हम आपको ये नहीं जवाबदेह हो सकते कि भाई हम लोगों को जो आपने 50 अरब रुपए दिए हमने कैसे खर्च किया है। आपको पता है 2024 का इलेक्शन कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे सर्वेस कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये फुल कोर्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हर एक शख्स आप में हर एक की जुबान पे है। आपने 50 अरब रुपए डबो दिए और ये याद रखें ये वो 50 अरब रुपए हैं और ये वो सवाल है कि आपने इस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है 2023 की 14 मई को। आपने कहा हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कि हम इलेक्शंस करा सके। उस बेसिस पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर दी। आपने कहा हमारे पास तो सिक्योरिटी नहीं है। आपने उस बेसिस पे आर्टिकल 220 की वायलेशन कर दी, 224(2) की वायलेशन कर दी। आपने हर जगह पे, फिर उसके बाद आपने अभी अभी वो कहते हैं आर्टिकल 60 है, वो कहता है कि ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सेनेट। अब कौन सेनेट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, आपने उसके अंदर इलेक्शंस करा दिए, आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करा दिए। आपने कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, भाई किस कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी है आप? मैं तो उससे, मेरे को ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बेसिकली यू हैव फेल्ड मिजरेबली। आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक काम के पैसे देता है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। अगर आपका काम है आप इंटरव्यू लें, अगर आप इंटरव्यू ही किसी का ना ले सके तो फिर किस बात की आपकी तनख्वाह, किस बात की आपकी वो पजीराई? दैट्स द ओनली जॉब, द ओनली जॉब यू आर सपोज टू डू। और अबे भाई आप उसमें भी बुरी तरह नाकाम हो गए हो। कभी आपका मसला आ जाता है धुंधों का, कभी आपका मसला आ जाता है आरटीएस का, कभी आपका मसला आ जाता है आरओस का, कभी आपका मसला आ जाता है, मसला उसमें नहीं है, मसला आप में, फतूर आप में। तो उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है मेरी नजर में। नए डीजीआईएसआई की तैनाती पर पीटीआई का क्या मौकफ है? क्या बातचीत शुरू की जा सकती है या नहीं? देखिए, लेट मी से इट लाइक दिस, हर एक आदमी, आर्म फोर्सेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर एक तरीके से लोग दाखिल होते हैं, एंट्रेंस का है, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस पे आगे बढ़ते जाते हैं। जो सबसे निकम्मे होते हैं या जो आगे काम जानबूझ के नहीं करना चाहते हैं, वो कैप्टन मेजर के लेवल पे, ज़्यादातर लोग मेजर के लेवल पे इसलिए छोड़ते हैं कि उस जगह पे उनको शायद कोई थोड़ी सी बेनिफिट्स मिल जाती हैं, तो वो कोशिश करते हैं, एंड देन दे फॉर देयर ओन पर्सनल रीजंस और फॉर मोर फाइनेंशियल रीजंस वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोफेशनल्स हैं वो ग्रो करते जाते हैं, और ये एक पैरामिड है, और जो 8, 10, 15, 20 लोग लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पे जाते हैं उनमें 19-20 का फ़र्क होता है। वो सारे तकरीबन एक जैसे होते हैं, बाज होते हैं। हाँ, जिन जो बेहतर कैंडिडेट्स होते हैं, जो बेहतर कैडेट्स होते हैं या बेहतर ऑफिसर्स होते हैं, किसी को एज अ कैडेट उनको सॉर्ट ऑफ ऑनर मिलता है, किसी को क्या मिलता है, तो वो अपनी जगह पे उनकी वो होती है, ये अपनी जगह ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होता है? प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब उनके अंदर पॉलिटिक्स आती है। पॉलिटिक्स कैसे आती है? उसूलन ये है कि जब मैं अपनी एक एज लिमिट को पहुंच जाऊं, मुझे हट जाना चाहिए, नेक्स्ट आदमी को आ जाना चाहिए। यहाँ क्या करते हैं कि मैं वन वे और अनदर वे, मुझे ये सीट पसंद है या मुझे ये पावर पसंद है, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ या पॉलिटिशियंस के साथ मिल के कहता हूँ मुझे 3 साल एक्सटेंड कर दो। अच्छा, ये 3 साल एक्सटेंशन का मतलब ये हो जाता है कि ये आप बेसिकली ये कह रहे हो कि आपके इदारे में कोई और बंदा इस काबिल नहीं है कि वो आपकी सीट अगले 3 साल के लिए ले सके। जब आप किसी
देखिए बिजनेस उसमें ये हो जाता है जब आप सीईओ को रिटेन करते हैं या जब आप अपने आपको पता है कि इसने चेंज होना है, जब आप उसको रिटेन करते हैं दैट मीन्स यू हैव गॉट नो अदर पर्सन जो उसको रिप्लेस कर सके, आप उसको रिटेन करते हैं। अदरवाइज आप हेड हंटिंग करके बेहतरीन से बेहतरीन लोग लेकर आते हैं। तो आइडियली स्पीकिंग इसका मतलब ये होता है कि आपके इदारे में और अच्छे लोग नहीं है आपसे, तो हम आपको रिटेन कर रहे हैं। इसका नुकसान क्या होता है, आप पूरे इदारे को एक किस्म का वो ब्लॉकेड लगा देते हैं। जब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो पीछे जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं उनमें से एक ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना होता है। वो 4-5 बंदे बीच में से उनसे जिन्होंने आगे आना होता है उनके जूनियर वाले आ जाते हैं, उनको फोर्स रिटायरमेंट चले जाते हैं और ये नीचे तक जाता है, ये मेजर तक बात जाती है। मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। अब जो आपका सवाल था नए जो आए हैं वो क्या है, मेरे ख्याल में अगर उनको देखा जाए वो एक अच्छे सोल्जर हैं। अच्छा, उनकी एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है एज अपोज टू मोस्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस वन, इनकी एजुकेशन आर्मी बर्नहॉल कॉलेज की है। अच्छा, बर्नहॉल कॉलेज उन चंद कॉलेजेस में से एक है जिनके अंदर बड़े वो सीनियरिटी जूनियरिटी और मैरिट और उन सब चीज़ों का बड़ा होता है। तो आई होप एंड आई सिंसियरली बिलीव कि ही विल होल्ड अप टू दैट रेप्यूटेशन। मैं आज अगर कोई काम गलत करता हूं तो दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन माय फैमिली एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन माय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये उधर रिफ्लेक्शन देती है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ चूंकि मुझे उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, मैं उधर का पढ़ा हुआ नहीं हूँ लेकिन बहुत कुछ पता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ही विल बी अ गुड एडिशन टू दिस थिंग। वैसे बाकी भी सारे हैं, हाँ बाज़ जगहों पे मैं समझता हूँ कि जो पर्सनल बातें हैं वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है जो कि होनी नहीं चाहिए थी। केपी की हुकूमत और अली अमीन गंडापुर की सियासत क्या मुश्किलात पैदा नहीं कर रही किसके लिए? सूबे के लिए? कौन सी मुश्किलात? मतलब किस उन्होंने किस्म की मुश्किलात? हाल ही में जलसों में जिस तरह से वो बात करते हैं, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बात की, फिर उनका जो एटीट्यूड है उस हवाले से। उनके एटीट्यूड में क्या मसला है? देखिए उन्होंने लेट मी बी वेरी कैंडिड, ठीक है, उन्होंने सहाफ़ियों के बारे में गलत बात नहीं की, उन्होंने चंद सहाफ़ियों के बारे में बात की है। इस तरह है कि आप लोगों ने भी सुना होगा कुछ अरसा पहले चंद डॉक्टरों ने गुर्दे बेचने का काम कर रहे थे। अब अगर हम कहते हैं कि यार वो चंद डॉक्टर जो हैं जो गुर्दे का कारोबार कर रहे थे बुरे हैं, अब मैं खड़ा होकर कह दूं आपने तो सारे डॉक्टरों को कहा हुआ है, डज दैट मेक एनी सेंस? नो। क्या आप ये समझती हैं कि सहाफत में सारे के सारे जो सहाफ़ी हैं जितने भी लोग हैं ए टू जी सारे, वो सारे के सारे बड़े ईमानदारी से अपनी सहाफ़त के पूरे तकाज़े पूरे करते हैं, या उनके अंदर कोई ऐसे ब्लैक शीप्स हैं कि जो कि सहाफ़त के नाम पे अपने कलम को बेचते हैं, वो अलग अपने कलम के सौदाबाजी करते हैं। चंद एक हैं, मैं आपको नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों के लिए अपने लोगों के लिए सीटें मांगी हैं, एक जगह से सीट नहीं मिली दूसरी जगह चले गए, वहाँ से सीट मिल गई तो उनका कलम के अल्फाज बदल गए, मतलब शायद अल्फाज वही थे, नाम बदलने शुरू हो गए। तो ऐसे लोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम उसको जनरलाइज करेंगे तो ये तो मैं समझता हूँ सहाफ़ियों को इस पे सोचना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि उनका नाम बदनाम करने वाले कौन है, वो उनको खुद पकड़ के निकाल लें कि ये तो सहाफ़ी नहीं है। देखें, आप जब जर्नलिज्म पढ़ते हैं तो येलो जर्नलिज्म में एक सब्जेक्ट है, वो येलो जर्नलिज्म क्या चीज़ है? ठीक है, दैट इज अब्यूज एंड यूज एंड अब्यूज ऑफ द पावर्स दैट सब्जेक्ट हैज गिवन टू यू। मैं आपको बताता हूं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं जब पाकिस्तान आया एक सहाफ़ी ऐसा था, उसने आके कहा कि अगर आपने मुझे इस चीज़ के लिए ये सपोर्ट नहीं की, मींस ऐड नहीं दी, तो मैं आपके बारे में ये आर्टिकल लिख दूंगा। मैंने कहा लिख दो। मैंने कहा बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? ठीक है, लेकिन देखिए बात ये नहीं होती है, अब मैंने लिख दिया, हम पागल लोग हैं, कर दिए, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे हैं लोग, हमें उनको एड्रेस, और ये सिर्फ सहाफत में नहीं है, ये पॉलिटिक्स में भी है।
देखिए, एक याद रखें, मेरा तज्जिया जब से मैं सियासत में आया हूँ और मैंने पहले मैं अपने प्रोफेशनली अपने एक एक क्या कह सकते हैं, एक हिसार के अंदर बंद था। फिर जब मैं सियासत में आया हूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखनी शुरू कर दी। इस कौम में नीचे जो चपरासी होता है, उधर से लेके सेक्रेटरी मिनिस्टर तक सब करप्ट हैं। चपरासी वो फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में नहीं लेकर जाएगा जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे। उसके बाद उस पे सिग्नेचर, अगला बंदा सिग्नेचर नहीं करेगा जब तक आप पैसे नहीं दोगे। ये तरीका आखिर तक चलता है। इस मुल्क में दो चीजों ने इस मुल्क को सत्यानाश किया हुआ है, वो है सिफारिश और वो है रिश्वत। सिफारिश और रिश्वत करती क्या है, वो जो बेस्ट बंदा है उसको हटा के जो लास्ट और सबसे लीस्ट बंदा है उसको उस पोजीशन पे आके बिठा देती है। जब मेरी कैपेसिटी नहीं है मैं उस पोजीशन पे बैठने की, डिसीजंस लेने की, तो फिर क्या होगा, मेरे सारे डिसीजंस गलत होंगे। ये इस मुल्क में है और ये इसमें मैं और आप खुद शामिल हैं। जहां मेरा वस चलेगा वहां मैं भी सिफारिश के थ्रू अपना काम निकलवा लूंगा और उसको जायज समझूंगा। लेकिन जब मेरा काम नहीं होगा मैं कहूंगा यार वो सिफारिश, सिर्फ सिफारिश सुनता है। सिफारिश मैंने भी की थी, मेरी सिफारिश नहीं सुनी गई। तो हमें एक दफा खड़े होके सोचना पड़ेगा, पीछे हट के। इस पाकिस्तान में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप, मैं, हर एक उसमें शामिल है। हाँ, जो लोग शामिल नहीं है वो मिसफिट है। कोई उनको पागल कहता है, कोई उनको मिसफिट कहता है, कोई उनको कुछ और कहता है। तो आपको नहीं लगता कि ये सफ़र नीचे से ऊपर तक का है, ऊपर से नीचे तक का नहीं है? देखिए, दोनों चीजें हैं। अम्मा बाज वो कहते हैं द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, सर से लेकर। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो परवरिश है वो आपके वालिदैन करते हैं। जो वालिदैन आपकी परवरिश करे वो नीचे ट्रिकल डाउन करता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर नीचे चीज ठीक है, जैसे कुरान में वो कहते हैं कि जैसे अवाम वैसे उनके लीडर हुक्म। लेकिन अवाम के अंदर पिरामिड है, वहां हेड से शुरू होगा। माँ बाप क्या कहते हैं, उस्ताद क्या कहते हैं। मेरे जमाने में, आप तो बहुत छोटी हैं, मेरे जमाने में मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, अगर मुझे उस्ताद मारता था मैं उसको कहता था यार मुझे 2 थप्पड़ और लगा दो, मेरे वालिद को ना बताना। आज अगर किसी बच्चे को कोई उस्ताद थप्पड़ मार ले, उसका बाप और माँ आके उस टीचर को इतना बेइज्जत करते हैं कि प्रिंसिपल भी उसको निकाल देता है कि तुमने मेरा बिजनेस खराब कर दिया है। हमारे जो वैल्यूज हैं वो खराब हो गए हैं। हमने जब तक उन वैल्यू सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, और इसके लिए ये याद रखें, हमारे इस मुआशरे में बेईमानी, झूठ, मिलावट, हर चीज इस तरह सरेद कर गई है जैसे कैंसर के आखिरी स्टेज में कैंसर पूरे जिस्म में फैल जाता है। 2 चीजें हो सकती है, या आपको रेडिएशन, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट्स, और जहां पे प्राइमरी है उस सोर्स को काटना, सर्जिकल, रेडिकल सर्जरी। ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं करोगे वो बंदा नहीं बचेगा। हमें ये 3 करनी पड़ेंगी। हमें सोर्स को भी एड्रेस करना पड़ेगा रेडिकली। रेडिकल सर्जरी का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज करें मेरा ये हाथ के अंदर कैंसर है, तो मेरे हाथ के साथ ये जो एरिया होता है, इस जगह पे लिम्फ नोड्स होते हैं, मुझे उनको भी काट के निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये पूरा बाजू काटना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेव द होल बॉडी। अदरवाइज ये कैंसर, और ये याद रखें, कैंसर सेल्स अच्छे सेलों से ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं, बुराई अच्छाई से ज्यादा तेजी से ग्रो करती है। तभी तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल था कि अगर आप किसी ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जहां आपको मुश्किलें नजर ना आए, तो एक दफा रुक के देख लेना कि क्या आप सिराते मुस्तकीम पे हो भी कि नहीं हो। तो हमें कभी कभी अपने ऊपर भी तो रिफ्लेक्शन करके देखे ना। मुझे पता है कि पार्लियामेंट के अंदर कितना झूठ बोला जाता है। मुझे पता है कि पार्लियामेंट के अंदर, मुझे एक बात बताएं, एक प्राइवेट मेंबर आके एक यूनिवर्सिटी का बिल क्यों पास करवाता है?
यूनिवर्सिटी का कोई ताल्लुक नहीं है तालीम के साथ, यूनिवर्सिटी का बिजनेस के साथ तालीम वो है। क्यों? अब यूनिवर्सिटी किसी और कॉलेज को कहेगी आओ मैं तुम्हें एक्रेडिटेशन देती हूं, पैसे दो मुझे। अब वो अपनी सर्टिफिकेट्स बेचेंगी, पैसे दो मुझे। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। एक दफा हमें सोचना पड़ेगा ईमानदारी से। अगर हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है इस मुल्क का ठीक होना, बड़ा मुश्किल है। इसको ऊपर से नीचे से दरमियान से हर तरफ से हमें ठीक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सर्जरी करनी पड़ेगी और बजाय ओरल मेडिसिन के इंट्रावीनस स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत सख्त फैला हुआ है, हर चीज में फैला हुआ है। आप कुछ चीज उठा लो, लेकिन जो शख्स इसकी निशानदेही करता है आप उसी शख्स को अंदर कर देते हो। वो कहते जी आपको ये बीमारी है, आप कहते हो नहीं, वो पकड़ के मारते हो कि नहीं, तुम कैसे कह सकते हो ये। लेकिन होना उठने वाली आवाज को दबा दिया जाता है। कब तक? मैं आपको एक, शायद बात लंबी हो जाए, मैं मिसाल देना चाहता हूं। आप तो अभी बच्ची हैं, मैं बचपन से हम सारे फिल्म में देखते आ रहे हैं। उस फिल्म में ये होता है कि बदमाश होते हैं सारे और वो आपस में लड़ रहे होते हैं, और एक का एक इलाका होता है, दूसरे का दूसरा इलाका होता है और लड़ रहे होते हैं। इतने में एक हीरो आ जाता है। वो आके कहता है, एक बदमाश के एरिया में जाके कहता है तुमने ये गलत काम किया, और उससे लड़ पड़ता है। अब क्या होता है, उस हीरो के दुश्मनी में सारे बदमाश आपस में मिल जाते हैं। फिर उस हीरो को सारे बदमाश मिलके मारते हैं, और उस गांव के सारे लोग उस हीरो को पिटता हुआ देखते हैं, हालांकि वो हीरो उन गांव के लोगों के लिए खड़ा होता है। फिर क्या होता है, उनमें से उस गांव में से एक शख्स खड़ा होके उस हीरो के साथ खड़ा हो जाता है, और आहिस्ता 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 सारा गांव हीरो के साथ खड़ा हो जाता है। फिर हीरो और गांव वाले मिलके उन बदमाशों को मारते हैं। गांव वाले जुड़ गए हीरो के साथ, अब बदमाशों की पिटाई का टाइम आ गया। समझ आ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ? गुड। इसराइली अखबारात बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बज़ाहिर इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं इसराइल से बहुत चीज़ें सीखना चाहता हूँ। एजुकेशन में, दुनिया में एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जो नोबेल प्राइज़ है वो किन को मिले हैं? सबसे ज़्यादा पर जो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे ज़्यादा स्कॉलर्स किस जगह के हैं? ठीक है, उनमें कुछ तो अच्छाई होगी ना। मैं वो सीखना चाहता हूँ, मैं वो उनके साथ देखना चाहता हूँ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई ऑनर। अच्छा, हमारा ऑनर क्या है? हमारा ऑनर लिंक्ड है दो चीज़ों के साथ, एज अ मुसलमान फ़लस्तीन के साथ, एज अ पाकिस्तानी कश्मीर के साथ। इन दोनों के ऊपर दो ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है। अब बानी पाकिस्तान, मजे की बात यह कि हम सब कायदे-आज़म को बानी पाकिस्तान कहते हैं, और इत्तेफाक की बात हो गई है कि इमरान खान का जब आप लोग नाम नहीं लेते सब उसको बानी पीटीआई कह देते। तो अब दोनों के अंदर बानी जो है ना वो कॉमन आ गया। अच्छा, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा हुआ है कि इज़राइल को हम उस वक्त तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक वो पैलेस्टाइन को आज़ादी नहीं दे देता। उसकी वजह यह है कि अगर हम उसको उससे पहले कर लेते हैं तो पैलेस्टाइन की कॉज ख़राब होती है, पैलेस्टाइन की कॉज ख़राब होती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली वो कश्मीर की कॉज को ख़राब करता है। इमरान खान ने क्या कहा है? इमरान खान ने कहा है कि हम उस वक्त तक इज़राइल को नहीं मानेंगे जब तक ये चीज़ नहीं हो जाती। बस अब हम एक तरफ कहते हैं ये इज़राइली एजेंट है, दूसरी तरफ 2022 में, मेरे ख्याल में 2021 जून 2021 में एक ट्वीट है अनीला
अली कोई खातून है, हम्म, उन्होंने अपने आप को मरियम नवाज के साथ मिल के उनको एज अ लीडर तस्लीम करते हुए किया, और 2022 जून में वो अलॉन्ग विद कोई कुरैशी साहब हैं, वो सारे ये जाके इज़राइल में लोगों से मिले। हम्म, और वो खातून अपने आप को, मतलब जनरली सुनने में आया कि वो पीएमएलएन की हैं, तो ये उस दौरान में जाके वहाँ मिले। हम्म, पीटीआई का तो कोई नहीं मिला। अब ये लोग कहते हैं कि भाई इमरान खान को इजरायली लॉबी जो वो कर रही है, दूसरी तरफ जब इमरान खान ऑक्सफोर्ड के चांसलरशिप के लिए जा रहा है, तो वो कहते हैं ये तो पक्का मुसलमान है, ये तो वो कौन है रुश्ती, उसके साथ ये सलमान रुश्ती, ये उसके साथ एक स्टेज पे खड़े होने से इसने इनकार कर दिया था। भाई मुझे तो फख्र है उस बंदे पे कि जिसने सलमान रुश्दी के साथ एक स्टेज पे खड़े होने से इनकार कर दिया था। मैं तो उस शख्स को सलाम करता हूं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि प्रो तालिबान है। देखिए, अगर आप देखे जाएं तो क्या अमेरिका मेरे चाचे का पुत्र लगता है? हो सकते हैं अफगानिस्तान वाले, मैं जिस इलाके से आया हूं, हो सकते हैं उनमें से बहुत सारे लोग मेरे चाचे के पुत्र लगते हो, लिटरली लगते हो। आपके आपके इंडो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो खून है वो आपका सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान से आया हुआ है, तो हम लोगों को तो डीएनए भी आपस में बहुत ज्यादा मिलता होगा। तो उस लिहाज से, और तालिबान तालिबान स्टूडेंट्स का नाम है, आप उनकी हिस्ट्री देख ले। तालिबान को आप क्रिटिसाइज उनकी बात चीज़ों पे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब तालिबान आए थे 1992 में आए थे, उन्होंने तो अगले 1 साल 2 साल में सारी पॉपी की पैदावार ही बंद कर दी थी। उन्होंने तो और बड़ी चीजें की थी। तो आप अच्छाई, मेरे अंदर बुराइयां हैं, मेरे अंदर अच्छाइयां भी हैं। आप मेरी बुराई की बेसिस पे मुझे मत परखो, आप मेरी अच्छाई की बेसिस पे भी मुझे परखो ना। वो कहते हैं ना, जहाँ गुल है वहाँ खार भी है, जो दामन बचाए चमन में ना आए। तो जहाँ गुल है वहाँ छोटी उसके प्रॉब्लम्स भी होंगी, लेकिन आप इन सब चीज़ों को लेकर चले। तो क्या इमरान खान ये चाहता है कि, मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान, और मिसाल इस तरह देता हूँ, जंगे बदर में मुसलमानों ने कहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हर वो काफिर जो पकड़ा गया था, अगर वो 4 मुसलमानों को पढ़ा देगा जी जी। तो उसको जाने देंगे। उनसे उन्होंने क्या कुरान का तो नहीं पूछना था ना, बिल्कुल। तालीम करना था ना। तालीम, तालीम हासिल करने के लिए चीन क्योंकि जाओ, वो अरबिक में बहुत तालीम हासिल करने के लिए चीन भी चले जाओ, हम्म, मींस इतने दूर चले जाओ। और चीन इसलिए चले जाओ कि हम्म, आप ये याद रखो, द कन्फ्यूशियस का टाइम जो था वो बहुत पहले का था, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन थी। हम्म, तो आप उन सारी चीज़ों को जब सामने लेकर आते हो तो आपको पता चलता है कि तालीम हासिल करने जाओ। तो अब अगर हम देखते हैं आज की दुनिया में, अगर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा तालीम और जो आपकी एजुकेशन है, जो आपके साइंटिफिक रिसर्च है, वो सारा यहूद कर रहा है। हम्म, तो क्या हमें उनके पास जाके तालीम नहीं हासिल करना चाहिए? लेकिन अगेन, हम्म। नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ माई ऑनर। अगर मामलात इसी तरह जारी रहे तो इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, वो मिल बैठ कर इनका हल क्यों नहीं निकाल रहे? देखिए, किसी भी चीज़ का हल निकालने के लिए ना, सबसे पहली एक चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं नीयत। आपकी नीयत होनी चाहिए कि मैं इसका हल निकालता हूँ, और उस नीयत के बाद आपने सच्चाई कहनी होती है, जिसको हम ट्रूथ कहते हैं, फिर रिकंसिलिएशन होती है। अगर आप सच नहीं बोलोगे तो रिकंसाइल नहीं कर सकोगे। अगर आपने अपने अकाउंट्स को रिकंसाइल करना है तो आपका प्रॉपर बैंक अकाउंट आएगा। उस बैंक अकाउंट के अंदर अगर झूठा बैंक अकाउंट होगा तो रिकंसाइल कर नहीं सकते हो, क्योंकि दैट इज देयर इज नो ट्रूथ इन इट। सबसे पहले हमें सच बोलना पड़ेगा कि हमने किस किस ने क्या क्या, इंक्लूडिंग पीटीआई, कि हमने किस किस ने क्या क्या गलत किया, फिर उसको रिकंसाइल करोगे।
उसमें आपका फेवरेट नहीं होगा कि ये फेवरेट है, वो फेवरेट है, मैंने इसको लेकर आना है, मैंने उसको लेकर जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। आपने वो करना है, आपने मुल्क को सामने रखते हुए उसकी डायरेक्शन को ठीक करनी है। उसमें हो सकता है मैं लूज करूं। आर वी प्रिपेयर्ड टू लूज फॉर दिस कंट्री? हम अपनी जात की हद तक हम लूज करें और मुल्क को जिताएं। बाज दफा हारने में जीत होती है, बाज दफा जीत में हार होती है, और उसका ताल्लुक इज्जतों से, और इज्जत अल्लाह के हाथ में है। बेशक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखनी होगी। क्या है नंबर 2? देखें, अगर मैं रिट्रोस्पेक्टिवली जाके मैं इस हिस्ट्री को, पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ना इनकी कैपेसिटी है इस मुल्क को ठीक करने की, ना इनके विल है इस मुल्क को ठीक करने की। इन लोगों का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस मुल्क के साथ। जो शख्स या जो पार्टी या जो लीडरशिप पिछले 40 सालों में चीजें ठीक नहीं कर सकी, वो अगले 4 सालों में क्या ठीक कर लेगी? मैं 40 साल से ऑपरेशन कर रहा हूं और हर दूसरा मरीज मेरा मर रहा है। मैं अगले 4 साल में कैसे सर्जरियां ठीक कर लूंगा जब तक एक नया सर्जन नहीं आएगा? कभी कभी मैं कहता हूं कि काश जैसे इमरान खान ने आके सबसे पहले एक इशू उठाया था, उसको वो हेल्थ के लिहाज से था, वो स्टंटिंग की बात की थी उन्होंने। काश कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो स्टंटिंग की बात कर लेते तो आज हमारे लीडर स्टंटेड ना होते। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, जिन्होंने बात की पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, पीटीआई के जो मामलात हैं उनके हवाले से बात की। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।